गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे कार्बो एनायन के बारे में। कार्बो केटायन में हमने पढ़ा था, उसमें जो कार्बन परमाणु होता है वो धनावेशित होता है, और जो कार्बो एनायन होगा तो कार्बो एनायन में जो कार्बन परमाणु होता है वो ऋणावेशित होता है, मतलब उसमें एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, या हम कहें कि उसमें एक इलेक्ट्रॉन पेयर उपस्थित होता है। इस वजह से उसमें ऋणावेश आ जाता है, और ऋणावेश आने की वजह से उसको बोला जाता है कार्बो एनायन या कार्बेनियन। तो चलिए इसको हम एक रिएक्शन के द्वारा समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया CH3CN। अब इसमें साइनाइड जो है आपका फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा, तो ये होगा आपका अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन होगा वो आपका होगा अल्फा हाइड्रोजन। अब हम ये जानते हैं कि जो अल्फा हाइड्रोजन होता है वो एसिडिक नेचर का होता है। एसिडिक नेचर का होता है मतलब जब इसका हम रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, यहां से H+ जो है वो बाहर हो जाएगा। ठीक है, यहां से अल्फा हाइड्रोजन जो है वो H+ ग्रुप में बाहर हो जाएगा और ये बना लेगा CH2, और यहां पे आ जाएगा एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब एक ऋण आवेश, और ये हो जाएगा CN। इस तरीके से यदि इसी को हम संरचना के रूप में बनाएंगे तो कैसे हो जाएगा, देख लीजिए। जैसे इसको मैं बना देता हूं, ये हो गया आपका कार्बन, ये हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, और यहां पे जुड़ा है आपका CN। ठीक है, अब इसमें जब रिएक्शन होगा तो क्या होता है, यहां से किसी एक हाइड्रोजन को ले लीजिए। जैसे मान लीजिए हम इस हाइड्रोजन को ले लेते हैं, तो ये हाइड्रोजन कैसे निकलेगा, H+ के रूप में, मतलब इसका ये जो इलेक्ट्रॉन है और ये जो इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, कार्बन के पास रुक जाएंगे। तो ये हो जाएगा C सिंगल बॉन्ड H, इधर भी आपका H है और यहाँ पे आपका CN है। तो यहाँ पे ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है इसके पास रुक जाएंगे, ये बॉन्ड जो है इसके पास रुक जाएगा, और यहाँ से बाहर क्या हुआ, यहाँ से बाहर हो जाएगा आपका H+ आयन के रूप में बाहर हो गया, और ये बॉन्ड यहीं पे रुक गया। अब ये बॉन्ड है मतलब इसमें दो इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन को हम इस तरह से लोन पेयर के रूप में लिख सकते हैं ऐसा, या फिर इसको आप इस तरह से माइनस चार्ज के रूप में भी आप लिख सकते हो। तो अब यहां से देखिए इसका डेफिनेशन बन जाएगा कि ऐसा कार्बन परमाणु जिसके पास एक ऋण आवेश होता है उसको हम बोलते हैं कार्बो एनायन या कार्बेनियन। और इसी के अनुसार आप इसके कई डेफिनेशन बना सकते हैं। जैसे देखिए, तो पहला डेफिनेशन तो यही हो जाएगा हमारा कि ऐसा कार्बन परमाणु जिस पे ऋण आवेश होता है उसको हम बोलेंगे कार्बो एनायन, पहला डेफिनेशन। दूसरा डेफिनेशन हो जाएगा कि ऐसा कार्बन परमाणु जिसमें 3 बॉन्ड और एक ऋण आवेश। ठीक है, क्या क्या है देख लीजिए, यहां पे लिख देते हैं। 3 इसमें है बॉन्ड और क्या है, एक ऋण आवेश है। तो ये 3 बॉन्ड को आप 3 बॉन्ड पेयर भी आप लिख सकते हो। ठीक है, यहां पे बॉन्डिंग हुई है, बॉन्डिंग हुई है मतलब क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड पेयर हो जाएगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जिसमें कार्बन में 3 बॉन्ड और एक ऋण आवेश हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, कार्बो एनायन। या फिर बोल सकते हैं कि जिसमें 3 बॉन्ड पेयर और एक ऋण आवेश हो, ऐसा कार्बन परमाणु यदि है तो उसको हम बोलेंगे कार्बो एनायन। या फिर इसका और डेफिनेशन आप बना लो कि ये, इसको हमने क्या नाम दिया, बॉन्ड पेयर, और ये ऋण आवेश क्या है आपका, लोन पेयर है। तो यहां से भी हम लिख सकते हैं कि 3 बॉन्ड पेयर हो और क्या हो, उसमें एक लोन पेयर हो। तो 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर होता है तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, कार्बो एनायन। या फिर इसमें और आप डेफिनेशन बना लो। जैसे मान लीजिए कार्बन परमाणु है, यहाँ पे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है उसको अपन काउंट कर लेते हैं। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे एक ऋण आवेश है, तो ऋण आवेश में क्या होगा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, इस वजह से वहाँ पे ऋण आवेश लगा। तो टोटल हम ये कह सकते हैं कि ऐसा कार्बन परमाणु जिसके अंतिम कोश में क्या हो, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो, 8 इलेक्ट्रॉन होता है, उसको भी हम क्या बोलेंगे, कार्बो एनायन। अब यहाँ पे ध्यान ये देना है आपको कि ये जो 8 इलेक्ट्रॉन है वो कैसे होंगे, इसमें से 3 जो है वो बॉन्ड पेयर के रूप में होगा और एक जो है वो लोन पेयर के रूप में होगा। ठीक है, मतलब जहां हमने जो ये पहले जो हमने पढ़ा ना वही बात है। ठीक है, मतलब उसका वही है, जैसे बोलते हैं ना, कान को आप इधर से पकड़े कि इधर से पकड़े, मतलब एक ही है, वही बात है। तो टोटल बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन इन इलेक्ट्रॉनों की जो कंडीशन होगी, जो अवस्था होगी, वो क्या होगी कि उन 8 में से 3 जो है वो बॉन्ड पेयर के रूप में होंगे और एक जो है वो लोन पेयर के रूप में होगा। ठीक है, यदि मान लीजिए ऐसा कार्बन है, यदि ये 4 बॉन्ड बनाया तो यहां पर भी 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन ये कार्बो एनायन नहीं है आपका। यहां पर 8 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये 8 इलेक्ट्रॉन क्या है, बॉन्ड पेयर के रूप में है। यदि हम इसको यदि काउंट करते हैं तो यहाँ पे टोटल 4 बॉन्ड पेयर होते हैं ऐसा। तो ये जो है आपका कार्बो एनायन नहीं होगा। ठीक, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन वो किस रूप में होने चाहिए,
3 बॉन्ड पेयर के रूप में हो और एक लोन पेयर के रूप में हो, तब जो है वो आपका कार्बो एनायन कहलाएगा। तो आइए देख लेते हैं इसके लक्षण, या हम इनके गुण कह सकते हैं, इनके कैरेक्टर कह सकते हैं। तो ये मुख्य रूप से होते हैं ऋण आवेशित। जैसे हमने स्ट्रक्चर में देखा था कि जो कार्बन परमाणु होता है उसमें एक ऋण आवेश होता है। वो ऋण आवेश क्यों होता है? अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। तो ये ऋण आवेशित होते हैं। यदि इनके अंतिम कोश की बात करें तो अंतिम कोश में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये 8 इलेक्ट्रॉन में 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के रूप में होंगे और एक जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसा होगा? लोन पेयर के रूप में होगा। नेक्स्ट होता है कि ये अत्यधिक क्रियाशील होते हैं, मतलब ये जो है हाईली रिएक्टिव होते हैं, बहुत जल्दी रिएक्शन करते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि जो रिएक्शन है उसको ये बूस्ट कर देते हैं, आगे बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट कहता है कि ये नाभिक नहीं होता है, मतलब न्यूक्लियोफिलिक होता है। रिएक्शन के दौरान ये नाभिक पर अटैक करता है, ठीक है। जो कंपाउंड जिसके साथ इसका रिएक्शन होना है उसके नाभिक पर जाकर के ये अटैक करेगा, और उसका रीजन होता है कि चूंकि ये ऋण आवेशित होता है, मतलब इसमें अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन होता है। अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसका जो नेचर होता है वो नाभिक नहीं हो जाता है। आपको याद होगा जब हम रिएजेंट पढ़ रहे थे तो वहां पे हमने पढ़ा था कि ऐसे स्पीसीज जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है वो न्यूक्लियोफिलिक नेचर के होते हैं। तो यहाँ पर भी क्या है, ऋण आवेशित होने की वजह से इसका जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ज्यादा होता है। ज्यादा होने की वजह से ये भी क्या होगा, आपका नाभिक स्नेही हो जाता है। कहाँ अटैक करेगा? जहां पे नाभिक हो वहां पे ये अटैक करता है, उसके साथ ये जुड़ता है और रिएक्शन को आगे बढ़ाता है। नेक्स्ट है कि इसमें sp3 संकरण होता है। कार्बोकेटायन में हमने पढ़ा था कि जो आवेशित कार्बन होता है उसमें sp2 संकरण होता है, लेकिन कार्बो एनायन में अलग हो जाता है। जो आवेशित कार्बन होता है वहां पे होता है sp3 संकरण। तो चलिए ये कैसे होता है उसको देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम एग्जांपल ले लेते हैं CH3CN। अब यहां पर जो कार्बन परमाणु है उसकी संरचना को हम पहले देखते हैं। तो यहाँ पे जो कार्बन है वो इस तरह से एक हाइड्रोजन से यहाँ बॉन्डिंग किया है, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, और एक CN से उसने इस तरह से बॉन्डिंग करी है, ठीक है। यदि हम इसका संकरण निकालें तो संकरण निकाले तो आप यहाँ पे देख लीजिए कि टोटल कितने बॉन्ड पेयर हैं। यहाँ पे 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड है। तो 4 बॉन्ड पेयर मतलब क्या होता है? sp3 संकरण। ये हमने संकरण के ट्रिक में पढ़ा है। तो चूंकि यहाँ पे टोटल 4 बॉन्ड पेयर हैं, 1 2 3 4 सिंगल बॉन्ड इसने बनाया है, 4 बॉन्ड पेयर है। तो 4 बॉन्ड पेयर है मतलब यहाँ पे क्या होगा? sp3 संकरण होगा। अब मान लीजिए यहां से हमने H+ को बाहर कर दिया, ये H+ बाहर हो गया। तो जैसे H+ बाहर हो जाएगा, यहां बना देता हूं, H+ बाहर होगा तो ये क्या बनाएगा? CH2, ये हो गया आपका CN, और जो बॉन्ड है वो यहीं रह जाएगा, मतलब यहां पे आ जाएगा एक ऋण आवेश। जैसे यहां पे हमने H+ को बाहर कर दिया, H+ को बाहर कर दिया, लेकिन ये बॉन्ड तो वहां पे है ना, और चूंकि H+ बाहर हो गया तो अब ये बॉन्ड के रूप में नहीं रहेगा। ये कैसे हो जाएगा? ये हो जाएगा लोन पेयर के रूप में, इस तरह से लोन पेयर के रूप में आ जाएगा ये, ठीक। इस तरह से लोन पेयर के रूप में आ जाएगा। तो अब यहां पे देखिए क्या हो गया, 3 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर, ठीक है। ये तो जब 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर हो तब क्या होता है? sp3 संकरण होता है। ये भी हमने पढ़ा है ट्रिक में। 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर बराबर sp3 संकरण। तो यहां पे क्या होता है? आपका sp3 संकरण होता है, ठीक है। किसमें? कार्बो एनायन में जो आवेशित कार्बन होता है उसमें होगा आपका sp3 संकरण, ठीक। अब इसके हिसाब से यदि हम इसकी संरचना बनाएं तो देखिए जो लोन पेयर होता है, वेस्पर थ्योरी में हमने पढ़ा है कि जो लोन पेयर होता है उसमें प्रतिकर्षण ज्यादा होता है और जो बॉन्ड पेयर होता है उसमें प्रतिकर्षण कम होता है, ये हमने पढ़ा है, ठीक है। तो लोन पेयर को हम कैसे लिखेंगे? इस तरह से लिखते हैं। तो इसकी संरचना कैसे हो जाएगी? ये हो गया कार्बन, ये इसमें लोन पेयर, ये लोन पेयर आ गया। अब लोन पेयर में प्रतिकर्षण ज्यादा होता है तो क्या करेगा? इसको ये दबाएगा, ये इस तरह से नहीं रहेगा। इसकी संरचना कैसे हो जाएगी? इस तरीके की हो जाएगी। तो हाइड्रोजन यहाँ आ गया, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन, तो क्या हो जाएगा इसकी संरचना? पिरामिडी संरचना ये बना लेगा। चलिए इसके बाद देख लेते हैं इसके टाइप्स और स्टेबिलिटी। तो जैसे कार्बोकेटायन में हमने पढ़ा था, ऐसे ही कार्बो एनायन जो है वो भी 3 तरह का होता है आपका, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कार्बो एनायन, ठीक है। एनायन ध्यान रखेंगे। और इसका डेफिनेशन भी वैसे ही हो जाएगा
कि जैसे हमने कार्बोकेटायन में पढ़ा था कि यदि प्राइमरी कार्बन में यदि धन आवेश उपस्थित है तो वो प्राइमरी कार्बोकेटायन होता है। सेम वैसे इसका डेफिनेशन है। जैसे यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ये जो कार्बन है इस कार्बन पर ऋण आवेश है और ये कैसा कार्बन है, तो ये जो कार्बन है वो प्राइमरी कार्बन है। कैसे प्राइमरी होगा कि इस कार्बन के साथ एक और कार्बन जुड़ा हुआ है, ओनली वन। ठीक है, ये R है, R मतलब एल्किल, एल्किल है मतलब उसमें कार्बन तो होगा ही होगा। ठीक है, तो इस कार्बन के साथ सिर्फ एक और कार्बन जुड़ा हुआ है, इसलिए ये प्राइमरी कार्बन होगा। और जब प्राइमरी कार्बन में ऋण आवेश हो तो उसको हम बोलते हैं प्राइमरी कार्बो एनायन या प्राथमिक कार्बो एनायन। उसी तरह से देखिए यहाँ पे दो एल्किल हैं, एल्किल मतलब वहां पे कार्बन है। ठीक है, तो ये जो कार्बन है जिसपे ऋण आवेश है, इस कार्बन के साथ दो एल्किल जुड़ा है, मतलब दो अन्य कार्बन परमाणु जुड़े हुए हैं, तो यह आपका होगा सेकेंडरी कार्बन। और जब सेकेंडरी कार्बन में ऋण आवेश उपस्थित होता है तो उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी या द्वितीयक कार्बो एनायन। उसी तरह से ये भी हो जाएगा, यहाँ पे तीन एल्किल हैं, मतलब तीन अन्य कार्बन परमाणु के साथ ये जो कार्बन है वो जुड़ा हुआ है, तो ये टर्शरी कार्बन हो गया। और टर्शरी कार्बन में जब ऋण आवेश उपस्थित हो तो वो कहलाएगा आपका तृतीयक या टर्शरी कार्बो एनायन। तो अब इन तीनों में हम देख लेते हैं कि कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा या किसकी रिएक्टिविटी सबसे कम होगी या ज्यादा होगी। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें कि तीनों में ऋण आवेश है और तीनों में एल्किल समूह जुड़ा हुआ है। और हम ये जानते हैं कि जो एल्किल समूह होता है वो क्या डालता है, प्लस आई इफेक्ट डालता है। मतलब यहाँ पर एक एल्किल समूह है, ये भी प्लस आई इफेक्ट डालेगा, मतलब अपने इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, कार्बन को देगा, जिसकी वजह से इसके ऋण आवेश में और ज्यादा वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे दो दो एल्किल है, ये दोनों के दोनों प्लस आई इफेक्ट डालेंगे, मतलब इसका जो ऋण आवेश है वो और ज्यादा बढ़ेगा। उसी तरह से जो टर्शरी है उसके पास तीन एल्किल है और तीनों के तीनों प्लस आई इफेक्ट डालेंगे, मतलब क्या करेंगे, ये अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन को देंगे और जब कार्बन को इलेक्ट्रॉन देंगे मतलब इसका जो ऋण आवेश है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा, उसमें वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज आप ध्यान दीजिए कि जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि कोई भी जो कार्बन परमाणु होता है वो अपने पास 4 बॉन्ड रखना चाहता है, या फिर इसको हम कह सकते हैं कि अपने पास 8 इलेक्ट्रॉन, अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहेगा। और जिसके पास अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होगा, स्टेबल होगा, स्थायी होगा। तो अब यहाँ पे देखें कि सबके सब के पास 8 है, मतलब सब स्टेबल है, लेकिन अब इसमें ज्यादा स्टेबल कौन सा है या किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है। ठीक, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि देखिए ये एल्किल है, ये प्लस आई इफेक्ट डालता है, अपने इलेक्ट्रॉन किसको देगा, कार्बन के पास। अब इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन था, स्टेबल था, अब 8 से ज्यादा हो गया, समझते जाइए। यहाँ पे दो एल्किल हैं, दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे रहे हैं, कार्बन के पास। उसके पास ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन था, अब और ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन उसके पास आ गया। ठीक है, ये भी है टर्शरी, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन थे, अब 3 एल्किल इसको प्लस इफेक्ट कारण इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को उसकी ओर धकेल रहा है, तो इसके पास क्या हो रहा है, और ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। ठीक, अब यदि इसको हम एकदम सिंपल तरीके से समझे तो ऐसा कह सकते हैं कि तीनों के पेट भरे हुए हैं, 8 इलेक्ट्रॉन है, मतलब पेट भरा हुआ है। अब पेट भरा होने के बाद भी इसको 1 रोटी एक्स्ट्रा मिल रही है, इसको 2 रोटियां एक्स्ट्रा मिल रही है, इसको 3 रोटियां एक्स्ट्रा मिल रही हैं। ठीक, पेट भरा है लेकिन उसके बावजूद भी उनको एक्स्ट्रा रोटियां मिल रही है। तो अब वो क्या करेगा, जब आपके पास एक्स्ट्रा रोटी हो या ऐसी चीज हो जो आपके जरूरत का ना हो, पेट आपका भरा है, तो आप क्या करोगे। बुरा इंसान क्या करता है, उसको फेंक देता है, अच्छा इंसान क्या करता है, उसको दान कर देता है। तो यहां पर ये सब अच्छे इंसान है, तो ये क्या करते हैं, जब इनके जरूरत से ज्यादा इलेक्ट्रॉन इनके पास हो जाता है तो उसको क्या करता है, उसको वो क्या करते हैं, डोनेट कर देते हैं, दान कर देते हैं। ठीक है, और जिसके पास ज्यादा होगी वो जल्दी से दान करेगा। समझते जाइए थोड़ा सा, भाई इसका पेट भरा हुआ है और इसको 3 और दिया जा रहा है और ठूसा जा रहा है, ले। ठीक है, और खा, ठूसा जा रहा है, तो वो ठूस तो नहीं पाएगा, तो वो क्या करता है, उन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को, अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन को दान कर देता है। ये भी दान करेगा, ये भी दान करेगा। लेकिन यहां पे आप समझिए कि यहां पे इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो जरूरत से बहुत ज्यादा है,
यहां पे थोड़ा कम है, यहां सबसे कम है। तो ये क्या करेगा, यहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी सबसे ज्यादा है, मतलब उन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को जल्दी से जल्दी दान करना चाहता है, जल्दी से जल्दी दूसरों को दे करके अपने आप को स्टेबल करना चाहेगा। मतलब फिर से मैं एकदम शॉर्टकट में बोलूं तो भाई इसका पेट फट रहा है, ठीक है, भर पेट है, उसका पेट भरा हुआ है और उसको 3 रोटी और ठूस दिया तो क्या होगा, पेट तो फट जाएगा ना। तो जल्दी वो तो चाहेगा ना भाई कि जल्दी से जल्दी यार मैं अपनी रोटियां किसी को डोनेट कर दूं ताकि मेरा पेट ना फटे। तो इसके पेट फटने के चांसेस ज्यादा है क्योंकि इसके पास जरूरत से ज्यादा है, इसके पास जरूरत से ज्यादा है लेकिन उससे थोड़ा कम है, इसके पास भी जरूरत से ज्यादा है लेकिन उन दोनों से थोड़ा सा कम है। मतलब ये थोड़ी देर तक एडजस्ट कर सकता है लेकिन बाकी जो है वो एडजस्ट बिल्कुल नहीं कर सकते, ठीक है। इसका पेट फटने ही वाला है मान के चलो आप। तो क्या करेगा ये कि जितनी जल्दी से ये उन अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे और डोनेट करने के बाद स्टेबल हो जाए। तो यही होता है कि इसके पास चूंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाती है और इसके पास ऑलरेडी पहले से पर्याप्त इलेक्ट्रॉन है, इसकी वैलेंसी कंप्लीट है, इसका पेट भरा हुआ है, तो क्या करता है, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आता है उसको ये जल्दी से जल्दी डोनेट करना चाहता है ताकि वो स्टेबल हो जाए, पेट ना फटे। ध्यान रखिए, पेट ना फटे, इस वजह से वो जल्दी से उसको डोनेट कर देगा, जल्दी से दान कर देगा। मतलब इसकी जो रिएक्टिविटी है वो अधिक हो जाएगी, ठीक है। ये जल्दी से दान करना चाहेगा तो इसकी रिएक्टिविटी अधिक हो जाएगी, ये भी जल्दी से दान करना चाहेगा इसके मुकाबले तो इसकी रिएक्टिविटी अधिक हो जाएगी। और यहाँ पे जो ऋण आवेश है वो थोड़ा सा इनसे कम होता है, मतलब इसके पास इसका जो पेट है वो जल्दी से नहीं फटने वाला क्योंकि इसके पास थोड़ा सा एक ही रोटी एक्स्ट्रा है या थोड़ा इसी मात्रा में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, ठीक है, इसलिए थोड़ा देर बर्दाश्त कर सकता है लेकिन ये नहीं कर पाएगा, इसका पेट तुरंत फट जाएगा, ठीक है। जो समझाना चाह रहा हूं उसको समझिएगा और एग्जाम में ऐसा बिल्कुल नहीं लिखना है कि इसके पास 4 रोटी थी और डाल दिया तो फट गया करके। जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं उसको समझिए। तो इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो जाता है और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और उसकी वजह से क्या होता है, इसकी जो वैलेंसी है वो डिस्टर्ब होती है। पेट फटता है कहने का मतलब है इसकी वैलेंसी जो है वो डिस्टर्ब होने लगती है, वैलेंसी इसका नष्ट होने लगता है। तो इस वजह से क्या होता है, अपनी वैलेंसी को दोबारा पाने के लिए ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है उसको जल्दी से जल्दी दान करता है, ठीक। इस वजह से इसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है, यही वजह है कि इसकी रिएक्टिविटी थोड़ी कम होती है और इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है। तो अब सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा हुआ, तृतीयक। और यदि स्टेबिलिटी की बात करें तो सबसे कम स्टेबल यही होगा क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है वो सबसे कम स्टेबल होता है, ठीक। अब इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी और ये सबसे कम रिएक्टिव है, मतलब इसकी स्टेबिलिटी जो है वो सबसे अधिक हो जाएगी, ठीक है। यदि इनका हम क्रम बनाएं, यदि हम देखें क्रियाशीलता का क्रम, क्रियाशीलता तो जो प्राइमरी है, सेकेंडरी है और टर्सरी है। तो क्रियाशीलता की यदि बात करें तो सबसे ज्यादा क्रियाशील टर्सरी, उसके बाद सेकेंडरी और प्राइमरी सबसे कम में। और यदि स्थायित्व की बात करें, स्टेबिलिटी की बात करें तो प्राइमरी, सेकेंडरी और जो टर्सरी है इसका क्रम जो है उल्टा हो जाएगा, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा प्राइमरी, उसका सेकेंडरी और सबसे कम हो जाता है आपका टर्सरी। तो ये होता है आपका कार्बो एनायन। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।